हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद प्रीलिम बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 24 जुलाई 2021। तो आज हम देखेंगे कौन कौन सी घटनाएं पीआईबी द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर मैगजीन और अदर न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट रही हैं, जो हमारी प्रीलिम 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 24 जुलाई 2021। तो आज हम देखेंगे पीआईबी द हिंदू और अदर करंट अफेयर्स मैगजीन में कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहे हैं। हमारा जो आज का पहला आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट दृष्टि से, और आपसे में भी क्वेश्चन कई बार इसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, बट बच्चों को ये टॉपिक समझ में नहीं आता। अब हो सकता है मे बी इस टॉपिक को यूपीएससी काफ़ी डेप्थ में पूछ ले, तो हम इसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पे तो क्लियर करेंगे ही, बट जब हमारी प्रीलिम बूस्टर सीरीज प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज जो कि 1 अगस्त से शुरू हो रही है, वहाँ पे भी कवर करेंगे। और ऑलरेडी हमने आपको एनवायरनमेंट बुक सीरीज कवर करा दी है, वहाँ पे भी पढ़ा चुके हैं, बट यहाँ फिर से पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी क्या होती है, नाम से एक बार देखिए समझ में ही कुछ आ जा रहा होगा कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड किसको, बायोलॉजिकल को, ठीक है। बायोलॉजिकल का मतलब हमारी जो बॉडी है वो कम से कम जितनी उसको ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन देना, ठीक है। तो ये मतलब हो गया सामान्य रूप से कि आवश्यकता की बात की जा रही, ठीक है। किन की आवश्यकता की, इंसानों की नहीं, किन की, सूक्ष्म जीवों की, ठीक है। अब इसको समझना ध्यान से कि सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति के तहत ऑक्सीजन की वह मात्रा, सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति के तहत ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों, अपशिष्ट या प्रदूषक के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। कतई नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है, ठीक है। क्यों नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही जटिल शब्दावलियां हैं, लाइन है। तो इसको आप सामान्य तौर पर ऐसे समझो, कोई भी प्रदूषक या कहें कि प्रदूषित कोई कीड़ा है, ठीक है, उसको धोखे में जल में हमने छोड़ दिया तो बेचारे को जिंदा रहना पड़ेगा ना। तो जिंदा रहने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन को, उस ऑक्सीजन की जितनी भी उसको मात्रा चाहिए उसको हम कहते हैं बीओडी, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ध्यान से समझना। अब ये कीड़ा एक था तो इसको एक चाहिए। अब सोचो यहाँ पे 100 कीड़े आ जाएं तो इनको फिर 100 चाहिए। अब हमें ये पता है कि जल में ऑक्सीजन टोटल 120 होती है। ध्यान देना इस कॉन्सेप्ट को, जल में ऑक्सीजन टोटल 120 होती है, लेकिन अगर हम 100 इन बदमाश कीड़ों को ही ऑक्सीजन दे देंगे तो क्या 20 जो पॉइंट ऑक्सीजन बची, क्या उसमें हम मछली और अन्य जीव जंतु को दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ध्यान देना कि नहीं दे पाएंगे। तो जब नहीं दे पाएंगे और मछलियों को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 60, तो 20 ही दे पाएंगे, तो 40 मछलियां तो मर जाएंगी ना। यानी कि इन कीड़ों के चक्कर में, इन मक्कार प्रदूषकों के चक्कर में बेचारी हमारी मछलियां मर जाएंगी। सोचो कितने अफसोस की बात है। अब वो मछलियां मर गई तो हमारी जैव विविधता या हमारा पारितंत्र प्रभावित होगा। इसीलिए कहते हैं कि जब जल में बीओडी की मात्रा अधिक हो जाए, ध्यान देना, बीओडी की मात्रा का अधिक का मतलब क्या है, प्रदूषकों की मात्रा अधिक हो जाए तो अन्य जीव जंतुओं के लिए ये खतरा उत्पन्न कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये फिर अपना सोचते हैं, अपने लिए खाते हैं, ठीक है। और एक और बात बताएं, जब जल में बीओडी की मात्रा अधिक होती है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो जल कैसा होगा, प्रदूषक, क्योंकि सबके सब कीड़े उसमें होंगे, मक्कार, सबके सब प्रदूषक आ जाएंगे। क्लियर? इतनी बातें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई? ना क्लियर हुई हो एक बार वीडियो को फिर से रिमाइंड करें और देखें, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। किसी विशिष्ट जल निकाय, सीवेज यानी कि जो पोटी वाला पानी होता है, जो प्रदूषित निकाय है, उसमें जितना अधिक कार्बनिक पदार्थ होगा, कार्बनिक पदार्थ का मतलब जितना भी प्रदूषण होगा, जितना भी वो ज़्यादा से ज़्यादा गंदा होगा, उसमें उतनी ही अधिक बीओडी पाई जाएगी। समझ गए? यानी कि गंदगी से इसका संबंध है, जितनी ज़्यादा गंदगी उतनी ज़्यादा बीओडी, ठीक है। तो आप इतनी बातें समझ गए। चलिए अब आपको एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे आप लोग जब कभी किसी गंदे एरिया से गुजरते हैं, कूड़े घर के आसपास से,
तो आपकी सांसें बहुत तेजी तेजी आप लोग लेने लगते हो, है ना। क्यों लेने लगते हो? क्योंकि वहाँ पे गंदगी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए आपको भी ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है ताकि इस गंदगी से दूर रहें। हालांकि इसका इससे कोई संबंध नहीं है, बट हम आपको समझाने के लिए बोले कि जहाँ ज़्यादा गंदगी होगी वहाँ ऑक्सीजन हमें ज़्यादा लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन यूपीएससी यही पूछेगा कि जहाँ ज़्यादा गंदगी होगी वहाँ ऑक्सीजन कम चाहिए, यानी कि बीओडी कम चाहिए, और यूपीएससी ने यही क्वेश्चन एक बार पूछा है। ठीक, तो बीओडी जल निकायों में जैविक प्रदूषण का एक विश्वसनीय माप है, यानी कि ये ज़्यादा तो प्रदूषण ज़्यादा, ये कम तो प्रदूषण कम। ठीक है, अधिक बीओडी के कारण क्या होगा? मछलियों जैसे उच्च जीवों के लिए उपलब्ध घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, फलता मछलियां मर जाती हैं और उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। अब प्रश्न उठता है कि विघटित ऑक्सीजन क्या होती है, घुलित ऑक्सीजन। अच्छा, आपको एक वर्ड यहाँ पे हो सकता है ना समझ में आया हो, यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, एक मिनट, रासायनिक अपघटन के लिए। रासायनिक अपघटन का मतलब ये होता है कि मान लो जैसे वो कूड़ा है, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक तो हालांकि नहीं घुलित होती है, और भी कई सारे कूड़े के ढेर होते हैं, तो उसको डिकम्पोज करने के लिए, भाई ये कीड़े उसको खाते हैं ना, खा के फिर उसको पोटी के रूप में बाहर निकालते हैं, तो इसको खाने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसको बोलते हैं रासायनिक अपघटन। ठीक है, तो ये बातें समझ गए। चलिए अब बात आती है विघटित ऑक्सीजन। विघटित ऑक्सीजन का क्या मतलब होता है? ये जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जलीय जीवों के श्वसन या जीवित रहने के लिए आवश्यक है। ध्यान दिए, दोनों में डिफरेंस है। बीओडी का मतलब क्या होता है कि वो कार्बनिक पदार्थों या प्रदूषकों के लिए होती है। विघटित ऑक्सीजन का क्या मतलब ये होता है कि जलीय जीवों के श्वसन और जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। घुलित ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि के साथ पानी की गुणवत्ता बढ़ जाती है, यानी कि अगर घुलित ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है तो उससे पानी की गुणवत्ता बढ़ेगी। मे बी आपसे क्वेश्चन दोनों से, बीओडी में और घुलित ऑक्सीजन में, यानी कि बीओ और डीओ, ठीक है, ये बीओडी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और ये डिजोल्व ऑक्सीजन है। ठीक है, पूछ दे दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप बता देना कि बीओडी की जब मात्रा ज्यादा होगी तो प्रदूषण ज्यादा होगा। ठीक है, डीओ की मात्रा जब ज्यादा होगी तो इसकी गुणवत्ता ज्यादा अच्छी होगी, यानी कि कम प्रदूषित होगा। समझ गए? आपको यहाँ पे लाइन दे देगा घुमाने को, तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए। ठीक है, ना हुए हो फिर से एक बार देखिए। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बता दें, आजकल हम आपके साथ इंटरेस्टिंग बातें ज़्यादा करते हैं। एक हमारा ही मतलब साथ में थे ग्रुप में सज्जन महोदय, तो वो अपनी प्रेयसी के लिए एक वर्ड यूज करते थे O2, है ना। तो मैं सोचता था O2 का मतलब क्या होता है, तो एक दिन मेरे दिमाग में आया, तो मैंने उनसे कह दिया O2 का मतलब ऑक्सीजन होता है? बोला हाँ, और उसने लिखा हुआ था आ माई O2, मतलब होता है ना लोग अपने लिए सोना बाबू वगैरह यूज करते हैं, तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आ माई O2। तो देख लीजिए आप, माता पिता को हम कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं समझते हैं और प्रेयसी को ऑक्सीजन समझ लेते हैं। खैर, किसी नदी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर 5 मिलीग्राम पर लीटर अगर है या उससे अधिक है तो हम कह सकते हैं कि उसमें हम नहा सकते हैं। आपने देखा होगा बड़े गंदे गंदे बच्चे होते हैं गांव के तालाब में, बगल में वहाँ पे कोई पोटी कर रहा है, बगल में कोई भैंस नहा रही और वो भी जाके उसमें नहाने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे गंदे पानी में नहीं नहाना चाहिए, उसमें नहाना चाहिए जिसमें 5 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक की घुलित ऑक्सीजन हो। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर पैरामीटर दे आते हैं हमको तो हम नहाएं। खैर वो आपकी मर्जी है, हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि लास्ट वीडियो में, यानी कि आज से 2 दिन पहले हमने आपको काफ़ी सारे अमेंडमेंट पढ़ाए थे, तो उनको हमने यहाँ पे एक बार फिर से रिकॉल कर दिया है, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग चर्चा में रहा था, तो 102वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे कॉन्स्टिट्यूशनल का दर्जा दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब जिसे आर्टिकल में मेंशन किया गया हो। सांविधिक या स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब जिसे एक्ट में मेंशन किया गया हो। ठीक है, 101वां जो संविधान संशोधन है वो जीएसटी से, 100वां जो है वो बांग्लादेश को कुछ क्षेत्र हमने दिए हैं और उनसे कुछ क्षेत्र लिए हैं। ठीक है, 99 एनजेएसी से, ठीक है, 97 सहकारी समिति से। ठीक है, और एक और बात बताएं, 21, 71 और 92 ये 3 अमेंडमेंट किससे हैं? भाषा से। ठीक है, यानी कि मूल रूप से 14 भाषाएं थीं, तो उसमें फिर हमने कई सारी भाषाओं को ऐड किया है, 1, 4 और
हमने क्या ऐड किया 3, ठीक है, 4 3 7 1 8 भाषाएं ऐड की हैं लास्ट में, तो इसलिए टोटल 22 भाषाएं हो जाती हैं। तो 21 में 1 थी, ठीक है, 71 में 4 थी और 92 में 3 थी, ठीक है। बोर्ड मास वगैरह जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी मैंने बस बता दिया 21 71 92 का संबंध किससे है, ठीक। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन क्या है, तो पहले हम इसकी लोकेशन आपको दिखा देते हैं। वास्तव में रूस व जर्मनी के मध्य एक गैस पाइपलाइन है जो बाल्टिक सागर से गुजरती है। रूस का उस्तुलुगा शहर और जर्मनी का कौन सा शहर है, ग्रीफ्सवाल्ड, ठीक है। तो इन दोनों की लोकेशन आपको दिखाते हैं। ये है हमारी प्यारी पृथ्वी और प्यारी पृथ्वी के पास है हमारा प्यारा भारत, और प्यारे भारत से हम चले उत्तर पश्चिम की ओर, और जब उत्तर पश्चिम की ओर चले तो ये हमें मिला जर्मनी और ये मिला हमारा रसिया। यहाँ पे ये जो रसिया के आप लोकेशन देख रहे हो, बिल्कुल मेरी उंगली सही जगह पे है, ठीक है। इस जगह पे वो क्षेत्र है, ठीक है, उस्तुलाग रसिया का, क्लियर। तो उस्तुलाग शहर यहाँ से, अब यहाँ पे उस्तुलाग तो दिखाएगा नहीं, आप सोचेंगे क्यों नहीं दिखाएगा सर, आप क्यों नहीं कह सकते हो कि ये आपको दिखाए, इसलिए नहीं दिखाएगा भाई साहब क्योंकि वो रसियन लैंग्वेज अपनी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उस्तुलाग यहाँ पे शहर है, तो यहाँ से ये पाइपलाइन आई है गल्फ ऑफ फिनलैंड के सहारे, और यहाँ से ये होते हुए कहाँ पे गई है, ये बाल्टिक सी, ठीक है, इसको टच करते हुए, और ये आपका कहाँ पे है, ये जर्मनी, ठीक है, यहाँ पे जर्मनी के इस जगह पे, क्लियर। तो यहाँ पे आई है, समझ गए इतनी बातें। अब यहाँ 2 बातें आपको समझानी है। पोलैंड हमेशा नाराज रहता है रसिया से, तो पोलैंड को दिक्कत होगी, यूक्रेन को भी दिक्कत हुई, ठीक है, लेकिन रसिया तो रसिया है, किसी की नहीं सुनता है, बोलता है ठीक है, कोई नहीं सुना। इंपॉर्टेंट क्या, बाल्टिक सी। ऑलरेडी मैंने बाल्टिक सी के बारे में बहुत बार आपको पढ़ाया है, प्रीवियस में जिन बच्चों ने देखा होगा उन्होंने समझ गए होंगे, जिन्होंने नहीं देखा फिर भी आप लोग गूगल करिए, कुछ भी करिए, कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए कि बाल्टिक सी से लगने वाले देश कौन कौन से हैं, ठीक है। बस इतना आपको बताना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताना। कुछ लोकेशन हम आपको दिखा देते हैं, क्या है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ठीक है, लाटविया है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क है, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम आपका, आयरलैंड, क्लियर। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं जाना। ये उत्तरी सागर है, नॉर्थ सी, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ये है गल्फ ऑफ बोथनिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। बाकी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इतनी बातें समझ गए। ध्यान देना, जो देश मैंने बताए ये जरूरी नहीं है कि सबके सब बाल्टिक से हों, मैंने बस आपको परिचय कराया, इन देशों को देख लो आप, ठीक है। नॉर्वेन सी ऊपर है, आइसलैंड यहाँ पे बगल में। चलिए इतनी बातें हो गई। चलिए अगला आता है मैंग्रोव वन। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज का, मतलब अगर मैं कहूँ कि आज आर्टिकल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है तो मैंग्रोव वन, ठीक है। क्या है, ये छोटे पेड़ या झाड़ी होते हैं जो समुद्र तटों, नदियों के मुहानों पर स्थित ज्वारी दलदली भूमि पर पाए जाते हैं। इसी लाइन में आपसे 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। पहला कि क्या ये केवल समुद्र तट में पाए जाते हैं, क्या केवल नदियों के मुहाने पर पाए जाते हैं, क्या केवल ज्वारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्या केवल दलदली में पाए जाते हैं। तो आप कहोगे नहीं साहब, ये सब के सब जगह पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई। दूसरा जो इसका मेन फीचर है वो क्या, वो मेन फीचर इसका है मुख्यतः ये खारे पानी में इनका विकास होता है, यानी कि इनके लिए जो साफ सुथरा पानी है ना वो इतना ज़रूरी नहीं होता है। मेनली इनके लिए चाहिए लवड़ी जल। खारे के लिए एक और वर्ड यूज होता है लवड़ी, तो आप लोग यहाँ पे लिख लेना इस जगह पे साइड में, खारा पानी इज इक्वल टू लवड़ी जल। तो मे भी हो सकता है खारा पानी ना दे, आपको लवड़ी दे दे, ठीक है। ये उच्च नमक और कम ऑक्सीजन की स्थिति में, स्थिति नहीं यहाँ पे उपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, यानी कि कम ऑक्सीजन अगर हो तो भी चलेगा, नमक ज़्यादा हो तो भी चलेगा। मतलब मोटे तौर पे इनको ना कायदे से उन कन्याओं के हाथों का खाना खिलाना चाहिए या उन पुरुषों के हाथों का खाना खिलाना चाहिए जो नमक की मात्रा को कम ज़्यादा करना भूल जाते हैं, ठीक है। चलिए देखो ये सारी बातें इसलिए बताते ताकि आपको चीज़ें याद रहें, ठीक। मैंग्रोव क्या है, रेगिस्तानी पौधों की तरह मोटे रसीले पत्तों में ताज़ा पानी जमा करते हैं। आपने एक प्रोग्राम देखा होगा डिस्कवरी में, मैन वर्सेस वाइल्ड, उसमें वो जो सज्जन है ना वो अधिकतर मैंग्रोव से ही पानी पीता है, हमेशा देखना उसको, ठीक है। तो वो मैंग्रोव के वृक्षों को लेता है, उसको तोड़ता है और उसी के पत्तों से अंदर से ताज़ा पानी लेता है। कई बार आप देखना उसको, यही ड्रामा वो करता है, ठीक है।
रेगिस्तानी पौधों को आपने देखा होगा कैक्टस की तरह होते हैं, ठीक है, ऐसे बिल्कुल नुकीले, और अंदर उसमें सारा पानी होता है। कांटे क्यों होते हैं? ताकि वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, ठीक है, सूखे ना। तो वैसे ही मैंग्रोव होते हैं, मैंग्रोव अंदर से बड़े ठसीले होते हैं और जड़ें टाइप की होती हैं, तो इसलिए उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मैंग्रोव पाए जाते हैं, जो कि विश्व के 108 से भी अधिक देशों व क्षेत्रों में उपस्थित हैं। अब आपसे अगर क्वेश्चन यहीं पे पूछेगा कि दुनिया के केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मैंग्रोव उपस्थित हैं, तो आप कहेंगे नहीं साहब, उपोष्णकटिबंधीय में है। मैंग्रोव केवल शीतोष्णकटिबंधीय फसल है, या कहें कि वृक्ष हैं, तो आप कहेंगे नहीं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय है या नहीं, ये बात की बात है, पहले ये तो बताओ उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या होता है। तो आपकी बात भी बिल्कुल लाजमी है। तो देखिए, ये हमारी प्यारी भारत माता है, ठीक है। हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं उष्णकटिबंधीय का क्या मतलब है और उपोष्णकटिबंधीय का क्या मतलब है, क्लियर। तो यहाँ पे हाँ चलिए आ गया आपका। तो अब हम आपको ये सारी चीज़ें दिखा देते हैं ताकि आपको चीज़ें भूलें ना। तो देखिए, आप यहाँ पे 3 रेखाएं देख रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न। पहले इन बादलों को तो हटा दें, मतलब जब भी देखो बादल आ जाते हैं बरसने के लिए, ठीक है ना, बारिश की जाए, है ना। गाना तो सुना होगा आपने, अभी जानी का आया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ध्यान देना, कैंसर का मतलब क्या होता है? आदमी ऊपर चला जाए, तो कैंसर ऊपर होती है, यानी कि कर्क रेखा, ठीक। कैप्रिकॉर्न का मतलब क्या होता है? मकर रेखा। इक्वेटर का मतलब क्या होता है? विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा, दोनों एक ही नाम है, ठीक। अब यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मध्य के क्षेत्र को कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 23.5 डिग्री ऊपर के क्षेत्र को कहते हैं उपोष्णकटिबंधीय, ठीक। 23.5 डिग्री से ऊपर के क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? शीतोष्णकटिबंधीय, ठीक है। और शीतकटिबंध फिर सबसे ऊपर आता है, समझ रहे हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये डिग्रियां ऐसे ही डिवाइड होती हैं, क्लियर। तो ये छल्ले बने। तो अब आपसे अगर हमने कहा कि ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय, तो टोटल कितना हो गया? 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे, ये हो गया, ठीक है। और फिर ऊपर इसी के 23.5 डिग्री और, क्लियर। तो यानी कि 46.5 का मतलब 47 डिग्री ऊपर तक ये मैंग्रोव पाए जाते हैं, नदी के मुहानों में, तलछटी में, ठीक है, किनारों में, ज्वारी क्षेत्रों में, क्लियर। अब देख लो, अब ये देश सारे आ जाएंगे मैंग्रोव के लिए, ठीक है। अब इतने देश आ गए, हमें दुनिया से नहीं मतलब है कि उष्णकटिबंधीय मैंग्रोव वन कहाँ पे पाए जाते हैं, हमें किससे मतलब है? अपने प्यारे भारत से। प्रश्न उठता है भारत में कहाँ कहाँ। अब आप देखो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब देख लो यहाँ पे ध्यान से कि ये आपका गंगा का हुगली नदी का मुहाना है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैंग्रोव पाए जाते हैं, ये मैंग्रोव ही है, ठीक है। ये जो मैंग्रोव हैं, ये पूरे विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल में है, यानी कि विश्व में नंबर 1 का स्थान है सुंदरवन के मैंग्रोव का। इसीलिए इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है, ठीक है। ये भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से लेके बांग्लादेश की बालेश्वर नदी तक विस्तृत हैं, ठीक है। ये बालेश्वर नदी तक विस्तृत हैं। इतनी बातें समझ गए। अब प्रश्न उठता है कि और कहाँ कहाँ हैं? तो जितनी भी और हमारी पूर्ववर्ती नदियां हैं जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है, जैसे महानदी, ठीक है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ पर भी पाए जाते हैं। आपसे यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है कि मैंग्रोव वन की उपस्थिति निम्न में से किन नदियों के डेल्टाई भागों में होती है, तो आप बता देंगे यहाँ यहाँ होती। अब एक वर्ड मैंने बोल दिया, डेल्टा, ठीक है। डेल्टा का क्या मतलब होता है? तो डेल्टा का मतलब ऐसा होता है, जैसे आप ये देखिए कि पानी वहां से आ रहा है, तो यहाँ बालू की तलछटियां बन जाती हैं, मतलब बालू वाला पानी दूर रहता है लेकिन यहाँ दलदली क्षेत्र बन जाता है, इसको बोलते हैं डेल्टा। ये बनता कैसे है? नदियां अपने साथ बड़े बड़े गोलास्म, यानी कि बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी बजरी, कंकड़, मिट्टी, धूल सब लेकर आती हैं और यहाँ पे छोड़ देती हैं, क्योंकि यहाँ तक आते आते उनका बहाव धीमा हो जाता है। तो जब यहाँ तक आते आते ये छोड़ देती हैं, तो इसको हम कहते हैं ये दलदली क्षेत्र बन गया, ये डेल्टाई क्षेत्र बन गया। अगर आपको फिर भी ना समझ में आ रहा हो तो आप एक बार आंखें बंद करो, अपने घर के बाथरूम को याद करो, ठीक
ठीक है। बाथरूम में जब आप लोग नहाते होंगे तो नहाने के बाद आपका जो साबुन वगैरह नहा लिए, लगा लिए, साबुन लगाने के बाद जो आपकी टोटी होती है ना, जहाँ पानी जा रहा होता है, वहां पे फिर भी साबुन रह जाता है, रह जाता है। कितना भी आप पानी कोशिश करो, जब तक आप अलग से एक बाल्टी पानी और नहीं डालोगे, ठीक है, तो वहां पे वो क्षेत्र बन जाता है। अब बात ये कि वो प्लास्टर वाला एरिया होता है, पत्थर लगे होते हैं, इसलिए दिक्कत नहीं होती। लेकिन सप्ताह में या 4 दिन में आप उसकी सफाई जब करते होगे तो पता चल जाता है ना, अरे यहाँ पे काई लग गई है, तो उसी को आप डेल्टा समझ लो, ठीक है। ये तो हो गई डेल्टा की बात। डेल्टा के अलावा एक और वर्ड होता है एस्चुरी। एस्चुरी वास्तव में अधिकांशतः हमारे पश्चिमी घाटों में बनती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो काफी पथरीली है, तो यहाँ पे पत्थर उतने नहीं आते, मिट्टी उतनी नहीं आती, ठीक है। क्योंकि नदियां जो होती पहाड़ों से होके गुजरती हैं, पठारों से गुजरती हैं, जैसे नर्मदा और तापी, ये क्या करती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। क्योंकि महागड्ढ से होकर गुजरती हैं। महागड्ढ का मतलब बड़े बड़े गड्ढे। काफी कुछ बता दिया, बाकी ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए, कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर हो गए। खैर, अब देख लेते हैं कॉन्टिनेंटल के हिसाब से विश्व में सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहाँ हैं, तो एशिया में। आपसे हो सकता है क्रम लगाने को आ जाए कि एशिया में सबसे ज्यादा कि अफ्रीका में, तो आप बता देंगे साहब सबसे ज्यादा एशिया में है, फिर अफ्रीका में, फिर उत्तरी व मध्य अमेरिका में, फिर ओशनिया में, फिर दक्षिण अमेरिका। 2 बातें तो बच्चों को नहीं समझ में आई होंगी। उत्तरी अमेरिका तो पता है, दक्षिणी अमेरिका भी पता है, लेकिन मध्य अमेरिका और ओशनिया नहीं पता है। तो ये दोनों चीजें हम आपको एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। ये हमारी प्यारी पृथ्वी, प्यारी भारत माता, क्लियर। प्यारी भारत माता से जब हम इधर को गए वेस्ट की ओर, ठीक है, वेस्ट की ओर जब हम गए तो ये जो बीच का क्षेत्र है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर के मध्य में जो छोटा सा, इसको बोलते हैं मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका मतलब ग्वाटेमाला, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, ठीक है, क्यूबा, हैती, प्यूर्टोरिको, ये सारे कंट्री आते हैं। यानी कि जो कैरेबियन कंट्री हैं उनको हम मध्य अमेरिका की संज्ञा देते हैं, ठीक है। अब बात आती है ओशनियो। ओशनियो क्या होता है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, काफी सारे आइलैंड हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो इनको कई सारे नामों में जाना जाता है, जैसे पेलेनेसिया नाम जाना जाता है, ओशनिया नाम जाना जाता है, ठीक। तो इसी को कहते हैं ओशनियो, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कौन कौन से देश थे, कौन कौन से देश नहीं थे, ठीक है। इतना बस पता हो कि पैसिफिक में आते हैं सारे, ठीक है। मेलेनेशिया हो गया, ठीक। तो वही है, याद नहीं करना है, वो ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों का, हम लोग क्यों अपना दिमाग खराब करें वहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब इतनी बातें हो गई। दुनिया के लगभग 75% मैंग्रोव वन सिर्फ 15 देशों में पाए जाते हैं। वो 15 देश कौन है आपसे नहीं पूछेगा। इंडिया स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा किसके द्वारा जारी की जाती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। इसने क्या कहा है कि भारत जैसे देश के टोटल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% क्षेत्र मैंग्रोव वन से आच्छादित है। यानी कि भारत में अगर 100% क्षेत्रफल है, यानी कि 32,000 जो वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, तो उसमें अगर हम, ठीक है, 32,000 में बोल रहा हूँ, 32 लाख, ठीक है, तो ये जो 0.15%, ठीक, तो ये उसमें आता है, ठीक है। बाकी जितना भी बचता है उसमें अन्य चीजें आती हैं, ठीक। 2017 की तुलना में भारत में मैंग्रोव में वृद्धि देखने को मिली है। आपसे इस पे भी क्वेश्चन बन जाएगा, 2017 की तुलना में मैंग्रोव वन का क्षरण हुआ है, तो आप कहेंगे गलत बोल रहे हो भाई साहब। गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी में ये सब के सब मैंग्रोव ही मिलते हैं डेल्टाओं में, ठीक है। अब डेल्टा समझ में आ गया। केरल के बैक वाटर में मैंग्रोव वन का उच्च घनत्व है। घनत्व का मतलब सबसे ज्यादा घनत्व यहीं पे, घनत्व सिंपल सा मतलब घनत्व का ये समझा करो, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा कहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो आप लोग घर में रहते हो अपने गांव में, तो आपका घर यहाँ पे बना है, बाकी खेत ही खेत हैं, ठीक है, तो कम घनत्व हुआ। दिल्ली में आप रहते होगे तो आपका जितना खेत है और आपका जितना घर है, इतने में आप लोग वैसे 6 यूनिट रहते हो, लेकिन दिल्ली में अगर उतना ही क्षेत्रफल आप जोड़ लेंगे तो हो सकता है 600 से 700 से ज्यादा लोग रहते हो। तो इसको बोलते हैं घनत्व दिल्ली में ज्यादा है, वहां पे घनत्व कम है, ठीक है। तो ऐसा ही केरल के बैक वाटर, केरल का बैक वाटर का मतलब क्या हुआ, तो आप ऐसे देखो केरल की लोकेशन, तो ये जैसे हमारा नीचे केरला है, ठीक है, यहाँ पे, तो ये देखो केरल की ये जो झील है ना, सॉरी क्यों नहीं जूम हो रहा, हाँ, ये यहाँ पे क्या होता है, ये जो समुद्र तट से देखो ये लग रहा है इस जगह पे, ठीक, ये जो समुद्र तट से लगा ना, तो यहाँ से पानी इसमें रिसता है, बैक वाटर आता है, तो उसमें भी ये काई बन जाती है, क्या मैंग्रोव बन जाते हैं,
ठीक है, चलिए इतनी बातें हो गई। फिर बात आती पश्चिम बंगाल, ऑलरेडी मैंने बता दिया विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है पश्चिम बंगाल के बाद कौन, हुगली नदी से लेके बांग्लादेश की बालेश्वर, ये भी पढ़ा दिया आपको। उड़ीसा में फिर भीतरकनिका है जो भारत का दूसरा। अब आपके दिमाग में लगाओ सर क्या बोल गए आप, पहले तो आप बोले कि पश्चिम बंगाल विश्व का सबसे बड़ा है, तो हाँ पश्चिम बंगाल विश्व का भी सबसे बड़ा है और भारत का सबसे बड़ा है। तो भारत में पहला स्थान, विश्व में पहला स्थान। विश्व में दूसरा क्या है हमें नहीं याद रखना, लेकिन भारत में दूसरा कौन सा है, उड़ीसा का भीतरकनिका, ठीक है। इतनी बातें याद रखनी है। और भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है उड़ीसा में, ओलिवुडले टर्टल भी हैं जो IUCN में वनरेबल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाएंगे आपको। अर्रीबाड़ा उनका नेस्टिंग प्रोग्राम है, यानी कि जनन की क्रिया है, ठीक है, वो भी पढ़ाएंगे। प्रतिशत के हिसाब से राज्यों में देखें, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में। देखो घनत्व के हिसाब से केरल में है, परसेंटेज के हिसाब से पश्चिम बंगाल में 42.45%, गुजरात 23.66%। एक और क्वेश्चन घुमा देगा कि भारत के पूर्वी राज्यों में ही सुंदरवन है, पश्चिमी में नहीं, तो गलत हो जाएगा, गुजरात में है। अंडमान एवं निकोबार में 12.3%, ठीक है। ये परसेंटेज आपको नहीं याद रखना है, क्रम याद रखना है कि वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, और उधर एशिया, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, ओशनिया और दक्षिण अमेरिका। समझ गए, ऐसे याद रखना है। सॉरी, एशिया के बाद अफ्रीका है, हाँ एशिया के बाद आपको अफ्रीका याद रखना है, मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी में बोल दिया। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी व मध्य अमेरिका, ओशनिया और फिर दक्षिण अमेरिका, ठीक है। चलिए इतनी बातें हो गई, ये भी आपका हमने आपको कवर करा दिया। फिर बात आती है डिजिटल करेंसी की। डिजिटल करेंसी क्या है, RBI सोच रही कि हम भी क्रिप्टो करेंसी की तरह एक नई करेंसी जारी करें। हालांकि वो जब जारी करेगी तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट आपसे सामान्य सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिजिटल करेंसी क्या होती है। आपको लग रहा होगा सर ऐसा क्यों पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए UPSC ने एक बार क्वेश्चन क्या पूछा, प्लास्टिक मनी क्या होती है, तो आपसे इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पता होना चाहिए क्या है। ये एक भुगतान विधि है, भुगतान का मतलब किसी को पेमेंट देने की विधि है जो केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद है, यानी कि अमूर्त रूप में है। हम इसे शकल में हाथ में ले नहीं सकते, मूर्त नहीं है। मूर्त का मतलब नोट हाथ में होते हैं ना, खड़े खड़े 500 के नोट, 2-2 हज़ार के नोट, तो उसको बोलते हैं मूर्त मनी। अमूर्त मनी जो हमारे फ़ोन में होती है, जैसे वॉलेट है ना, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट आपने देखा होगा, तो उसी को बोलते हैं, ठीक है। इसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट जैसी तकनीक की मदद से संस्थाओं या उपयोगकर्ताओं के मध्य स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे आप फ़ोन पे को भेजते हैं ना पैसा, फ़ोन पे से किसी अन्य व्यक्ति को। यद्यपि ये भौतिक मुद्राओं के समान है, ऐसा नहीं होगा कि इसका 1000 रुपये के नोट की लागत अलग होगी, उसकी अलग होगी, ये भी उतने ही मान होगी, ठीक है। डिजिटल मुद्रा के स्वामित्व के सीमाहीन हस्तांतरण के साथ साथ तात्कालिक लेन देन की अनुमति भी देती है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति कितने भी पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकता है, ठीक है। तो इन फीचर पे आपसे क्वेश्चन आएगा। ये डिजिटल मनी इसे कहते हैं या फिर इसे साइबर कैश भी कहते हैं। अब आपसे सामान्य से अगर क्वेश्चन और जटिल बना दे कि साइबर कैश क्या है, तो आप बता देंगे ये एक तरीके की अमूर्त इलेक्ट्रॉनिक मनी है, ये मूर्त नहीं है, ठीक है। ये भौतिक मुद्राओं के समान है, उसके विपरीत नहीं है, समझ गए। चलिए इतने फीचर पे क्वेश्चन आएगा। फिर आता है स्टैंड अप इंडिया योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ों में सुधार किया है वर्तमान की हमारी वित्त मिनिस्ट्री ने, ठीक है। क्या किया है, वित्त मंत्रालय ने इसे 2025 तक बढ़ा दिया है कि अब ये स्कीम 2025 तक चलेगी। कब शुरू हुई थी, 2016 में शुरू हुई थी। पर्पज़ इसका क्या है, पर्पज़ है कि ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करना। पहला तो दिमाग में यही आया होगा कि सर ग्रीन फील्ड का मतलब क्या है। ग्रीन फील्ड उद्यम का मतलब ये होता है कि जहाँ पे मान लो आपका गांव है, ठीक है, आपके गांव में कोई कोचिंग है क्या, नहीं है। श्री IAS एकेडमी ने मान लो अपनी ब्रांच ओपन कर दी वहाँ पे, तो उसको कहेंगे ग्रीन फील्ड, ठीक है। अब सपोज करो अगर श्री IAS एकेडमी पहले से ही आपके गाँव में थी, ठीक है, और फिर उसने अपनी वहीं पे एक और ब्रांच खोल दी, तो उसको बोलेंगे ब्राउन फील्ड, समझ गए। ग्रीन फील्ड का मतलब हुआ नए सिरे से वहां पे नया उद्यम लगाना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना। ब्राउन का मतलब हुआ जो पहले से लगा आ रहा उसको अपडेट करना, समझ गए। चलिए तो ग्रीन फील्ड के लिए ही है, और यहाँ पे ध्यान रखना केवल ग्रीन फील्ड के लिए है,
यह इस योजना का उद्देश्य केवल ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रति बैंक शाखा में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कौन होती हैं? जो आरबीआई की सेकेंड लिस्ट में लिस्टेड होती हैं। कई बार बताया है, प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति यानी कि कोई एससी वर्ग का व्यक्ति हो या महिला हो, एक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग की हो, या फिर एक महिला ही क्यों ना हो, वो एससी एसटी ना हो तो भी चलेगा। नहीं समझ पाए? देखो ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि एक कोई भी एससी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो उसे आप देना, या फिर कोई भी एक एसटी जो मेल हो या फीमेल हो उसे आप देना, या फिर अगर आप एससी को भी नहीं दे रहे हो एसटी को भी नहीं दे रहे हो लेकिन आपको एक फीमेल को तो देना ही पड़ेगा, वो चाहे एससी हो चाहे एसटी हो चाहे जनरल हो ओबीसी हो कोई भी हो। तो मोटे तौर पर समझ गए कि सबको देना है, लेकिन विशेष तौर पर एससी एसटी पे ज्यादा ध्यान है। ठीक है, तो एससी एसटी और महिला किसी भी वर्ग की हो, क्लियर, को कितना 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के मध्य बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना। आपको यहीं पे क्वेश्चन घुमा देगा कि 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ रुपए तक की बैंक ऋण की सुविधा करना, क्योंकि यूपीएससी न्यूमेरिक से बहुत खेलती है, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं भाई साहब 10 लाख से 1 करोड़ है, इतनी भी बड़ी बड़ी मत फेंकिए। ठीक है, यह उद्यम विनिर्माण, सेवा और व्यापारिक क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। मतलब यहाँ समझिए कि कोई नई इंडस्ट्री कोई ओपन करना चाह रहा तो उसको भी आप दे सकते हैं, कोई अपना सर्विस सेंटर ओपन करना चाह रहा आप उसको भी दे सकते हैं, कोई अपना बिजनेस ओपन करना चाह रहा आप उसे भी देंगे। ऐसा नहीं है कि केवल सर्विस सेक्टर वालों को ही देंगे, ऐसा नहीं है कि केवल आप इंडस्ट्री वालों को देंगे, ऐसा नहीं है कि केवल आप व्यापारी लोगों को देंगे। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम हॉल में कि केवल विनिर्माण, केवल सेवा, केवल व्यापारिक, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मोटे तौर पर दिमाग लगाओ कि भाई साहब तीनों को ये दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बात आती योग्यता क्या है। 18 वर्ष से अधिक हो उम्र, एससी हो एसटी हो या महिला हो, उनमें से किसी को दिया जा सकता है। केवल ग्रीन फील्ड के लिए अब बताने की तो ज़रूरत नहीं है। अब बैंक डिफाल्टर हो गए तो आपको दोबारा बैंक थोड़ा ना पैसा देगी। ठीक है, गैर व्यक्तिगत उद्यमों में 51% शेयर धारिता एससी एसटी या महिला के पास होनी चाहिए। मतलब गैर व्यक्तिगत उद्यम का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए अपनी पर्सनल अगर आपने खुद की कोई कंपनी नहीं खोली, श्री आईएएस एकेडमी जैसे मान लीजिए ये है। ठीक है, श्री आईएएस एकेडमी क्या है, व्यक्तिगत है। अब इसी श्री आईएएस एकेडमी को अगर हमने शेयर जारी कर दिए बहुत सारे, ठीक है, कि हाँ आप सब लोग इसको शेयर परचेज कर लो और इसको हमने पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि 51% जो शेयर होंगे श्री आईएएस एकेडमी के वो मेरे घर के किसी मेंबर के होंगे, प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन की मालकिन के होंगे। ठीक है, ये कंपलसरी है। तो इतनी बातें समझ गए। मार्जिन मनी की आवश्यकता को 25% से 15% कर दिया गया। मार्जिन मनी का मतलब क्या होता है? मार्जिन मनी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए लिए हैं। ठीक है, तो 10 लाख रुपए में होता क्या है कि आपके कुछ रुपए सिक्योरिटी के रूप में रखे जाते हैं कि आपके पास सिक्योरिटी क्या उसके पास 25% है, तो आप कहेंगे नहीं साहब 25% नहीं केवल 15% है, तो कहेंगे ठीक है आप दे दो। नहीं समझे, मान लो आप 10 लाख रुपए लेने गए हो तो 10 लाख रुपए लेने के लिए आपको सिक्योरिटी बैंक के सामने कुछ रखनी पड़ेगी ना, तो 25% तक यानी कि उस 10 लाख का 25%, ठीक है, यानी कि 2.5 लाख रुपए तक की कोई प्रॉपर्टी आपके पास हो तो ही हम आपको 10 लाख का लोन देंगे। अब क्या कहा जा रहा है कि आप 15% केवल यानी कि 1.5 लाख रुपए तक की कोई प्रॉपर्टी हो, कोई सोना चांदी हो, आप हमारे पास गिरवी रख दो तो हम आपको 10 लाख तक का लोन दे देंगे। ठीक है, तो यही बस मतलब है। कृषि से संबद्ध गतिविधियों को अब शामिल किया गया है। मतलब कोई व्यक्ति मुर्गी पालन के लिए, कोई कुक्कुट पालन के लिए, कोई मछली पालन के लिए अगर पैसा लेना चाहे तो अब स्टैंड अप इंडिया से ले सकता है। पहले ये नहीं था, इसलिए मैंने कहा सिडबी व नाबार्ड इसके लिए कनेक्टिंग सेंटर के रूप में काम करते हैं। मतलब सिडबी और नाबार्ड देखते हैं कि किसको पैसा मिल रहा है किसको नहीं। सिडबी का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंकिंग। ठीक है, नाबार्ड अच्छे से आपको पता है कि आरबीआई की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित एक संस्था है जो पैसा देती है डेवलपमेंट के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को। गांव बूढ़ा चर्चा में रहा है, क्या है गांव बूढ़ा? वास्तव में एक शब्द है जिसका मतलब होता है ग्राम प्रधान। तो असम गवर्नमेंट ने अब कहा है कि अब ये गांव बूढ़ा शब्द आप उपयोग मत करिए, अब हर एक व्यक्ति के लिए ग्राम प्रधान वर्ड यूज कीजिए।
यानी कि ग्राम प्रधान या पंचायत को आप ग्राम प्रधान कहिए, गांव बूढ़ा मत कहिए, ठीक है। गांव स्तर पर ग्राम स्तर पर जिला प्रशासन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आज के आपको सारे आर्टिकल पसंद आए। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट आज आर्टिकल थे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट 25 जुलाई के कुछ नए इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पेंडेमिक से अपना बचाव करिए और हमारी प्रीलिम बूस्टर टुडे सीरीज को भी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर देखें। वहाँ पर हमने एक्सटर्नल बेंचमार्क और निर्वाचन आयोग को काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखिए।